जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, वैदिक काल का मोटा मोटा टाइम पीरियड 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक आता है। तो पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिस्ट्री की ये हमारी चौथी क्लास हो रही है। पहली में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, पाषाण युग, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल की बात करें तो इसको हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने ऋग्वैदिक काल पढ़ा है और आज का जो टॉपिक है उत्तर वैदिक काल है। तो इन सभी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है हमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों से मिलती है। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत तो उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इन्हीं के आधार पर उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें मिलती है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। इससे क्या हुआ, कृषि व्यवस्था में एक तरीके से नए आविष्कार हुए और नई नई तकनीकों का उदय हुआ। सबसे ज़्यादा लोहे के जो उपकरण हमें मिले हैं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश के एटा में पड़ता है। अगर हम बात करें लोहे को किस नाम से पुकारा जाता था तो श्याम आयस और कृष्ण आयस, इसका वर्णन आपको में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की तो उत्तर वैदिक काल के जो संबंध में जो जानकारी है वो साहित्यिक स्रोत जैसे यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि से हमको देखने को मिली है। अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उत्तर वैदिक काल की रचनाओं में ही आर्य संस्कृति की भौगोलिक क्षेत्र और ऋग्वेद की तुलना में काफी ज्यादा व्यापक और विस्तृत था। इसमें सप्त सैंधव प्रदेश की पूरब की ओर बढ़ते आर्यों ने लगभग संपूर्ण गंगा घाटी में अपना प्रभुत्व जमा लिया। इस काल के साहित्य में हिमालय, हिंद महासागर, विंध्या पर्वत आदि का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब वर्ण व्यवस्था चालू हो गई थी तो वर्णों को 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो वैश्य थे उन्हें कृषि और पशुपालन सौंप दिया गया और जो चौथा वर्ग था शूद्र, इसे उपनयन का अधिकार नहीं था, यानी एक तरीके से इसे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था और ना ही धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता था और ना ही किसी पूजा अर्चना में वो देख सकता था। कोई पवित्र चीज हो रही होती थी तो वहां पर शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। यहीं पर ही गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी उत्तर वैदिक काल में और आश्रम व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हो गई। आश्रम को 4 आश्रम बांटे गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन सभी का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। काल में समाज का विभाजन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय जिसे हम राजन्य कहते हैं, वैश्य, शूद्र आदि में हो गया था। अब यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी, अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें वहाँ पर कर्म आधारित थी, लेकिन अब एक तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था हो गई वर्ण व्यवस्था वो जन्म आधारित हो गई। एक तरीके से जन्म से ही उसके वर्ण का या उसकी जाति का पता लगने लगा था। इस काल में हम कह सकते हैं छुआछूत की भावना का उदय नहीं हुआ। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन लिया गया और सभाओं में प्रवेश वर्जित हो गया। अगर हम बात करें आर्थिक संरचना की तो पशुचारण के स्थान पर कृषि अर्थव्यवस्था आर्यों का मुख्य आधार बन गई। अगर हम बात करें पूर्व वैदिक काल की तो वहाँ पर जो एक तरीके से आर्यों का जो मुख्य पेशा था वो पशुचारण। लेकिन अब यहाँ पर लोहे का आविष्कार हो जाने के बाद कृषि में नई नई तकनीकों का आविष्कार हुआ, नई नई तरीके खोजे गए, जिससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया और अब लोग पशुपालन से हटकर उनका मेन पॉइंट या मेन दारोमदार कृषि पर हो जाता है। चावल के लिए ब्राही गेहूँ, गेहूँ के लिए गोधूम, मूंग के लिए मुदग, उड़द के लिए माड़ा आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। यह उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी कर्म कांडों एवं अनुष्ठानों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा गया है कि कृषि संबंधी जो कर्म कांड है और अनुष्ठान है इनका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में।
अब सत पर ब्राह्मण ग्रंथ में ही 4 महत्वपूर्ण क्रिया है कृषि की, जैसे जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इनका उल्लेख हमको यहीं पर देखने को मिलता है। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे। बर्तन एक तरीके से मृदभांडों से परिचित थे, जैसे काले व लाल मृदभांड, काले व लाल रंग के लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था, यानी यहाँ की जो राजनीतिक संरचना थी वो कैसी थी। उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति आदि का प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का प्रभाव क्षीण होने लगा था। कृषि आधारित ये उत्तर वैदिक कालीन टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर कर व्यवस्था का भी नियमित रूप से स्थापना हमें देखने को मिलती है। यजुर्वेद में राज्य उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। ये कभी पूछा गया है, जो यजुर्वेद में है उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो रत्नी कहा जाता था। या कह सकते जो उत्तर वैदिक काल में जो उच्च पदाधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो रत्नी कहा जाता था। इसका उल्लेख हमें यजुर्वेद में देखने को मिला है। उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें सबसे विकसित राज्य कौन सा था, तो पांचाल सबसे ज्यादा विकसित राज्य था। धर्म की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में गंगा, यमुना, दोअब आर्य संस्कृतियों का केंद्र स्थल बन चुका था। उत्तर वैदिक काल का संस्कृत का मूल धार्मिक अनुष्ठान था। उत्तर वैदिक काल में संस्कृत का जो मूल धार्मिक अनुष्ठान बन गया था। उत्तर वैदिक काल देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला है। अब बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु। तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। हमारा जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। अगर सांख्य दर्शन की बात करें, कपिल से संबंधित है, योग दर्शन पतंजलि से, न्याय दर्शन गौतम से, पूर्व मीमांसा जैमिनी से संबंधित है। अब मृत्यु लोक का जो देवता है किसे माना जाता था, तो परीक्षित को माना जाता था। अथर्ववेद में बात करें तो 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं स्त्रियों के लिए अर्धांगिनी शब्द का इस्तेमाल किस ग्रंथ में हुआ है, तो सत पथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। ये प्रश्न कई बार प्रश्न में परीक्षा में पूछा गया है। अवतरावाद का उल्लेख सर्वप्रथम गीता में देखने को मिला है। हल के लिए शीर शब्द का इस्तेमाल होता था या शीर शब्द कहा जाता था, इसका उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। प्रथम 3 आश्रमों का वर्णन छंदोग्य उपनिषद तथा चारों आश्रमों का वर्णन ऋग्वेद में चारागाह के लिए गवय तथा गवयंती शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो ये ऋग्वेद में हुआ है। क्रूर व पांचाल राज उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य कार्यस्थान था। सदा नीर नदी को अग्नि नहीं जला सकी थी, एक तरीके से कहानी है उत्तर वैदिक काल में। वहां पे जो अग्नि थी वो सदा नीर नदी को नहीं जला सकी थी। ये महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है किस नदी को नहीं जला सकी, तो सदा नीर। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख यज्ञ। तो यज्ञ की बात करता है तो राजसूय यज्ञ था। ये राजा के राज्याभिषेक हेतु कराया जाता था और इसमें सोम रस पिया जाता था और राजा और रत्नियों के घर भेजा जाता था। इसका महत्व क्या था, राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो ऐसा कहा जाता था, इसलिए यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो राजा की सीमा विस्तार और शक्ति प्रदर्शन। राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा गया और जहां बिना विरोध के जाता था वहां राजा का अधिकार मान लिया जाता था। राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन सर्वाधिक प्रसिद्धि यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो ये प्रतिष्ठा एवं सामाजिक सम्मान बढ़ाने के लिए कराया जाता था। इसमें रथों की दौड़ कराई जाती थी, भोज और उत्सव इसका प्रमुख काम था और राजकीय प्रतिष्ठा का यह प्रतीक था। अग्निष्टम यज्ञ की बात करें तो धार्मिक शुद्धि के लिए और ईश्वरीय कृपा प्राप्ति के लिए ये कराया जाता था और इसमें भी सोम रस पिया जाता था और पशु बलि दी जाती। तो इसलिए याद रखना, यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है जो यज्ञ है किस यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। धार्मिक आस्था एवं आत्मा शुद्धि का ये प्रतीक था, कौन सा, अग्निष्टम यज्ञ।